वेलकम इन नॉलेज शेयरिंग वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ने जो एमएसएमई में 3 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च करी है उसके बारे में। इसके बारे में बहुत से एमएसएमई में जो बोरोवर है, कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको बहुत कन्फ्यूजन है कि ये किस तरह की स्कीम है, किस तरह से लैंड की जाएगी, किस किस को एलिजिबिलिटी होएगी, किस किस को मिलेगा, कब तक मिलेगा, और इसमें एडिशनल कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं रहेगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे हैं कि ये स्कीम क्या है। तो मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, बने रहिए मेरे साथ में। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके बिजनेस के लिए, तो एंड तक देखना है इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन। तो ये जो क्रेडिट गारंटी लाइन है ये गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने लॉन्च करी है, जिसकी गारंटी जो है वो एनसीजीटीसी ब्रीफ एब्रीविएशन है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी का। ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी ये जो 3 लाख करोड़ का लोन जो दिया जाएगा उसकी गारंटी लेगी। दैट मीन्स कि ये जो लोन 20% ऑफ बोरोइंग जो है, टोटल बोरोइंग का 20% लैंड किया जाएगा, उसकी 100% गारंटी विल बी टेकन केयर बाय एनसीजीटीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ये आपके जो एग्जिस्टिंग लोन जो चल रहा है उसकी आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 को जितनी आउटस्टैंडिंग थी उसका 20% मिलेगा हर एक कस्टमर को। जो 29 फरवरी 2020 को आउटस्टैंडिंग थी उसका 20% मिलेगा, ना कि सैंक्शन अमाउंट। यदि किसी की 1 करोड़ की क्रेडिट लाइन चल रही है, सीसी लिमिट चल रही है, ओडी लिमिट चल रही है, वॉटेवर, तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ का 20% मिलेगा। यदि उस पार्टी ने 29 फरवरी को आउटस्टैंडिंग उसका 80 लाख रुपए था, तो 80 लाख का 20% मीन्स 16 लाख रुपए उसको ग्रांट होएगा इस स्कीम के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि उसके 1 करोड़ की सैंक्शन है तो उसको 20% के अकॉर्डिंग 20 लाख मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट्स क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने सारे बोरोवर हैं एमएसएमई में, वो मार्च के टाइम में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया था, तो हर किसी का बैलेंस शीट बिजनेस सेटल नहीं हुआ था। डेटर्स को पेमेंट करना है, क्रेडिट्स को पेमेंट करना है, तो बैलेंस शीट फाइनल नहीं हुई थी और 2 महीने तक बिजनेस सफ़र रह गया। उसको वापस रीस्टार्ट करने के लिए ये जो फंड है वो एक लुब्रिकेसी की तरह काम करेगा। एक इंजन में लुब्रिकेट जो होता है ना, जो इंजन को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट देता है आगे चलने के लिए, तो ये रीस्टार्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए एक लुब्रिकेसी काम करेगा। उसके लिए ये फंड दिया जा रहा है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम में कितना फंड आया है ये आप सबको मालूम ही है कि 3 लाख करोड़ का फंड आया हुआ है, और इसके लिए सारे एमएसएमई के ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल रहेंगे। आपको बार बार ये इसमें सुनने को मिलेगा कि एमएलआईज मतलब मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स। ये मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूट क्या है? मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूट वो है जिसके थ्रू ये 3 लाख करोड़ का जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या फिर इसके थ्रू ये पूरे मार्केट में सप्लाई होएगा सारे बोरोवर्स को, सारे कस्टमर्स को जिनके ऑलरेडी लिमिट्स ले रखी है या लैंडिंग ले रखी है, वर्किंग कैपिटल ले रखा है। तो ये एमएलआईज कौन है? एमएलआईज सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, एनबीएफसीज है। एनबीएफसी वो एनबीएफसी जिनको 29 फरवरी 2020 तक 2 साल से ऊपर हो गए हैं, वो एमएलआईज, वो एनबीएफसी इसमें क्वालिफाई करेंगे फंडिंग करने के लिए। और आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी ये फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड एज एमएलआई। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन? ड्यूरेशन मीन्स कब चालू होगा ये लोन देने का और कब तक ख़त्म होएगा। हर लोगों को, हर कस्टमर को ये भ्रांति है कि ये क्या मालूम बंद तो नहीं हो जाएगा, कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, लास्ट डेट क्या है। तो इसमें
दो चीज़ें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली है। एक चीज़ तो ये है कि ये 23 मई 2020 से चालू हो गई है स्कीम। बैंक अपना प्रोसेस कर रही है और कई बैंकों ने तो स्टार्ट भी कर दिया है अपने एग्जिस्टिंग बोरोवर को 20% फंडिंग करना। दूसरा, 23 मई से स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2020। तो 31 अक्टूबर 2020 तक आप कभी भी ले सकते हो इसको। और 3 लाख करोड़ की जो स्कीम है, यदि ये 3 लाख करोड़ का पूरा लोन डिसबर्समेंट 31 अक्टूबर से पहले हो गया तो ये स्कीम फिनिश हो जाएगी उसी टाइम। इसमें और भी कई तरह के क्वेश्चंस हैं, आगे मैं आपको क्लैरिफाई करते रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ। और इसमें जो क्वेश्चंस है वो ये है कि व्हाट वुड बी द गारंटी कवरेज अंडर द स्कीम। इसके अंदर किस तरह की गारंटी है और कितना फंड इस स्कीम के अंदर आएगा। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मैंने पहले भी बोल दिया है कि इसमें जो 20% अप टू 20% ऑफ योर 29 फरवरी आउटस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन, 29 फरवरी की आउटस्टैंडिंग लोन जितना होगा उस पर 20% आपको दिया जाएगा। और वो जो 20% होगा वो 100% इस स्कीम में आएगा और उसकी गारंटी NCGTC ले रही है। इसमें MSME में जो कस्टमर फॉल कर रहे हैं वो सारे एलिजिबल रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हर एक बोरोवर के लिए, हर एक कस्टमर के लिए। इसमें मिनिमम छोटी छोटी कुछ शर्तें हैं गवर्नमेंट की, वो होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो मेरे ख्याल से लगभग सारे जो भी कस्टमर हैं जिन्होंने लोन ले रखा है वो लगभग एलिजिबल हो जाएंगे इसमें MSME में। मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें सभी तरह के ऐसे कस्टमर जिनका एक्सपोजर अप टू 25 करोड़ है, मैक्सिमम एक्सपोजर एक कस्टमर का 25 करोड़ है, वो कस्टमर इसमें एलिजिबल होगा। मिंटू से 25-50 लाख से लेके 25 करोड़ तक, 25 करोड़ से ऊपर वाला इसमें एलिजिबल नहीं होगा। एक पॉइंट। दूसरा ये है कि टर्नओवर का भी इसमें कैपिंग है। मैक्सिमम टर्नओवर 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाला इसमें एलिजिबल होगा। इसके नीचे वाले टर्नओवर वाले सारे इसमें एलिजिबल होंगे। और इसमें एक सबसे मेन क्राइटेरिया रखा हुआ ये है कि सिबिल में उसका SMA 0 या SMA 1 से बुरा हाल नहीं होना चाहिए। वो कस्टमर NPA नहीं होना चाहिए, SMA 2-3 में फॉल नहीं करना चाहिए। और वो कस्टमर GST होल्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कस्टमर के पास में GST ही नहीं है और ऐसे ही मतलब कोई लोन लिया हुआ और चला रहा हो। मेरे ख्याल से सारी बैंकों ने जो लैंडिंग कर रखी है वो बिना GST होल्डर को नहीं करी हुई होगी। सो एज आई फील कि सारे GST होल्डर होंगे और MSME में जिसके पास में GST है वो एलिजिबल होगा इसमें। आगे क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाले इसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो यस, दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाले सारे कस्टमर इसमें एलिजिबल रहेंगे। और इसमें क्वेश्चन आता है कि विल इट बी इन सेपरेट अकाउंट या फिर उसी अकाउंट में ये लोन दिया जाएगा। जैसे किसी का CC लिमिट 1 करोड़ का चल रहा है या 2 करोड़ का चल रहा है तो उसको ये कन्फ्यूजन है कि इसी अकाउंट में जो 20% की एलिजिबिलिटी है वो दिया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्कीम के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा और उस अकाउंट में ये अमाउंट डिसबर्स किया जाएगा। विल इट बी ऑटोमेटिकली गिवन टू ऑल दिस कस्टमर्स, क्या ये ऑटोमेटिक दिया जाएगा सारे कस्टमर्स को? हाँ, ये जो स्कीम लॉन्च करी है ये RBI ने, गवर्नमेंट ने जो लॉन्च करी है, और टोटल इंडिया लेवल पे जितनी लैंडिंग MSME में कर रखी है उसका 20% है। दैट मीन्स कि जो लैंडिंग है उसका 20% पूरा ग्रांट कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये प्री अप्रूव्ड है। ये सर्कुलेट होते हुए कस्टमर तक आने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जिसके लिए टाइम फ्रेम दिया हुआ है मई से लेकर अक्टूबर तक का। तो दिस इज़ क्लियर कि ये प्री अप्रूव्ड लोन है सभी को, और जिन्होंने लोन ले रखा है जो MSME में फॉल करते हैं वो एलिजिबल है इसमें। यदि किसी सिंगल बोरोवर ने एक की बजाय 2-3-4 बैंकों से लोन ले रखा है तो वो एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे? यस,
वो सारे कस्टमर एलिजिबल रहेंगे। लेकिन उसका लेने का तरीका ये रहेगा कि जिसने 3-4 बैंकों से लोन ले रखा है, तो हर एक बैंक के जहाँ पे लोन जितना लिया हुआ है उसका 20% वो ले सकते हैं, या फिर एक जगह लेना है तो दूसरी बैंकों से एनओसी लाने के बाद में वो ले सकते हैं। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम होती है। कुछ ऐसी स्कीम भी है जैसे CGTMSE, CGPMU, जिसमें ऑलरेडी उन्होंने लोन ले रखा है। इस तरह के कस्टमर इस स्कीम के अंदर फॉल नहीं करेंगे, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ऑलरेडी क्रेडिट गारंटी वाली स्कीम को अवेल कर रखे हैं उन्होंने, और ऑलरेडी ले रखी है ये स्कीम। अब लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये ओवर एंड एबव दी जा रही है अमाउंट, तो उसमें रेट क्या रहेगी, कहीं हायर रेट तो नहीं रहेगी? नहीं, गवर्नमेंट ने आपके इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, और सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि उसकी हाईएस्ट या मैक्सिमम कैपिंग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, वो 9.25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और NBFC के थ्रू यदि कोई लैंडिंग हो रही है 20% की, तो वो 14% से ज़्यादा नहीं होगी। उसका टेन्योर क्या रहेगा? तो टेन्योर इस लोन का 4 साल का रहेगा, और ये जो लोन है वो WCTL के फॉर्म में दिया जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन का पार्ट रहेगा ये, जो 4 साल में आपको पेमेंट करना है। और इसमें प्री पेमेंट पहले यदि आप ये पेमेंट कर देते तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्जेज नहीं है। क्या इसमें कोई मॉरिटोरियम का प्रावधान है? मॉरिटोरियम मीन्स आप प्रिंसिपल नहीं चुकाना है फ़िलहाल, और इंटरेस्ट ही देना है। तो बिल्कुल ये प्रोविज़न किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि जो आप 20% अभी आप अवेल करेंगे, उसका 1 साल तक केवल आपको इंटरेस्ट ही देना है, और बचे हुए 3 साल में, दैट मीन्स 36 मंथ में आपको टोटल लोन इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आपको प्रिंसिपल और ब्याज दोनों साथ में देने हैं, और नेक्स्ट 36 मंथ मीन्स 3 साल में इसको पूरा चुकाना है। इसका टेट क्या रहेगा? तो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च कर दी है, और टेट बैंक टू बैंक और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई गारंटी फीस बैंक चार्ज करेगी, कोई इंस्टीट्यूशन चार्ज करेंगे या MLI चार्ज करेंगे? तो नहीं, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्लियर कर दिया है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी गारंटी फ़ीस नहीं ली जाएगी, और गवर्नमेंट इसमें कोई गारंटी फ़ीस चार्ज नहीं कर रही है जैसे CGTMSE में करती है। CGTMSE जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट खुद एक गारंटी फ़ीस लेती है, लेकिन इस स्कीम में ये वेव किया हुआ है। बैंक के जो फाइल प्रोसेस करती है उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस लेती है। RBI ने, गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया हुआ है कि इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी नील रहेगी। लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है कि इसमें क्या कोई एडिशनल प्रॉपर्टी मांगेंगे, इसके लिए और कोई एडिशनल कोलेटरल की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो उसका आंसर है नहीं, इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी कोलेटरल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जो ऑलरेडी जिस तरह से लोन जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, और उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको 20% की ये अमाउंट दी जाएगी। लोगों के माइंड में और भी क्वेश्चंस आते हैं कि ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है या इस तरह की जो स्कीम चल रही है, क्या वो इस स्कीम में कवर होंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे? तो नहीं, वो जो चल रहे हैं वो लोन कन्वर्ट नहीं होंगे। ये जो ऑलरेडी लैंडिंग ले रखी है उसके ओवर एंड अबव, उसके अलावा अमाउंट एक एक्स्ट्रा है जो गवर्नमेंट की तरफ से बैंकों के थ्रू दिया जाएगा। इसका रिस्क वेटेज क्या रहेगा? तो क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसकी गारंटी ले रही है, इसलिए इसका रिस्क वेटेज 0 है। व्हाट विल बी द सिक्योरिटी इन दिस? तो इसमें सिक्योरिटी जो रहेगी इस लोन के अगेंस्ट में, वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो दे रखी है, या एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है, एग्जिस्टिंग आपके करंट एसेट्स हैं जो ऑलरेडी बैंक ने हाइपोथिकेट कर रखे हैं, वही रहेंगे, वही सिक्योरिटी एज इट इज़ रहेगी। आपको एडिशनल किसी भी तरह की सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। विल MLI रिक्वायर्ड टू एंटर एनी एग्रीमेंट विथ NCGTC? यस, जो भी MLI मीन्स जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NBFC है या बैंक से है, जो लैंडिंग कर रही है इन बोरोवर्स को,
उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा एनसीजीटीसी के थ्रू। उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारे इंस्टीट्यूशंस ये लैंडिंग कर पाएंगे। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हाउ एनसीजीटीसी पे टू एमएलआई इफ़ फेल टू पे दैट काइंड ऑफ बोरोवर। यदि कोई बोरोवर आगे फर्दर लोन पे करने में फेल हो जाता है तो एनसीजीटीसी इन सारे एमएलआई मीन्स बैंक्स को किस तरह से पे करेगा। तो इसका प्रोसीजर ये रहेगा कि 75% ऑफ दिस लोन मीन्स जो 20% बैंक्स करेगी फंडिंग, उसका 75% विद इन 30 डेज एनसीजीटीसी बैंक्स को पे कर देगी आफ्टर सबमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लोन्स फेलियर डॉक्यूमेंट्स। और बचा हुआ 25% जो रहेगा वो कंप्लीट प्रोसीडिंग होने के बाद में, मीन टू से कि फाइनल प्रोसीडिंग लोन डेब्ट की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में 25% बचा हुआ बैंक को एनसीजीटीसी के थ्रू पेमेंट आएगा। हु विल इशू डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन। इसके बारे में डिटेल गाइडलाइंस कौन और पब्लिश कर सकता है या करेगा, और कोई गाइडलाइंस मॉडिफिकेशन दूसरा करेगा, तो इसके लिए एनसीजीटीसी जो है वो संस्था करेगी। यदि किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन है या फिर कुछ अमेंडमेंट रहेगा तो यदि आपके पास में इस तरह के भी बोरोवर हैं, आपके सराउंडिंग इस तरह के भी बोरोवर रहेंगे जिनके पास में एमएसएमई का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर उद्योग आधार नहीं है लेकिन उनके पास में जीएसटी है, तो क्या वो लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे? तो डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि दे आर हैविंग जीएसटी नंबर और जीएसटी नंबर वाले सारे बोरोवर, सारे कस्टमर इसमें एलिजिबल रहेंगे। मेरी बैंक ने, आपके पास में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेरी बैंक ने केवल मेरे को 15% ही लैंडिंग करी है, जबकि एनसीजीटीसी या फिर गवर्नमेंट की एमएसएमई की 20% स्कीम के अकॉर्डिंग 20% होना चाहिए था लोन मेरे को। तो इसका सोल डिस्क्रिप्शन जो है वो बैंक के ऊपर है। बैंक आपकी क्रेडिट वर्थीनेस के अकॉर्डिंग और सक्सेशन प्लान के अकॉर्डिंग और आपके ट्रैक के अकॉर्डिंग 15% 20% लैंडिंग करती है। तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द बैंक्स डिस्क्रिप्शन। बट हाँ, इसमें ये सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% तक की फंडिंग की जाए सारे बोरोवर्स को। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैं एक छोटी सी शॉप रन कर रहा हूँ, क्या मैं इस स्कीम में एलिजिबल रहूँगा? यस, यू विल बी डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दिस स्कीम यदि आपके पास में जीएसटी है, यदि आपके पास में एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास में उद्योग आधार है, या फिर इन तीनों में से कोई भी एक है। मैं लैंडिंग के बिजनेस में हूँ। इस तरह के भी कई सारे बोरोवर होते हैं जो छोटे छोटे माइक्रो लोन भी देते हैं और एक छोटी माइक्रो एनबीएफसी के थ्रू, माइक्रो फाइनेंस के थ्रू भी छोटे छोटे बोरोवर्स को फंडिंग करते रहते हैं। तो क्या वो एलिजिबल है? नहीं, वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं रहेंगे। आर ऑल एनबीएफसी एलिजिबल टू बिकम एमएलआई विथ एनसीजीटीसी? यस, इस तरह की सारी एनबीएफसी एनसीजीटीसी के थ्रू एमएलआई बन सकती है, मीन टू से मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बन सकती है, जो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड है और आरबीआई की थ्रेशोल्ड लेवल पे सीआरएआर कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करती है। और 29 फरवरी 2020 तक जिसको 2 साल पूरे हो गए हैं। वाट विल बी द क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर? तो इसमें क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर जो रहेगा वो एनसीजीटीसी के थ्रू डिफाइन किया जाएगा एंड दैट विल बी डिस्क्राइब लेटर ऑन। कैन न्यू एमएसएमई विल बी कवर्ड? यदि कोई भी नया बोरोवर है, नई फर्म है या फिर पुरानी फर्म है और वो अब नया लोन लेना चाह रहा है इस स्कीम के थ्रू, तो वो बोरोवर इसमें क्वालिफाई नहीं करेगा। उसके लिए जो ऑलरेडी स्कीम चल रही है लाइक सीजीटीएमएसई और इस तरह की स्कीम, वो उसके लिए है। वो यदि लेना चाहें तो वो सीजीटीएमएसई में जाएगा। और ये केवल एग्जिस्टिंग लोन जिन्होंने ले रखा है, ये केवल उन एमएसएमईज के लिए ही है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि जैसे मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, मैं प्रमोटर पार्टनर हूँ और कंपनी को एप्लीकेंट है मेरे लोन में, तो ये क्लैरिफाई कर देना चाहूँगा कि इस स्कीम में उसी
शर्त के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करेंगे। यदि इसमें प्राइमरी को एप्लीकेंट वो फर्म है तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, अदरवाइज इस स्कीम के अंडर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आर ऑफ बैलेंस शीट लोन कवर्ड इन दिस स्कीम? नहीं, एनी काइंड ऑफ बुक बैलेंस शीट लोन्स विल नॉट बी कवर इन दिस स्कीम। यदि इससे रिलेटेड और भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप ceo@ncgtc.in पे भी क्वेरी करके इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं या इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये मेरा हौसला अफजाई करेगा और आपको इसी तरह के नॉलेज शेयरिंग वीडियोज़ में देते रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलें, क्योंकि ये बहुत से एग्जिस्टिंग कस्टमर, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा और लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये। सबको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।